हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो चैप्टर फर्स्ट आइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर के हम करीब 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। इस दौरान हमने जो मेन टॉपिक था इसमें रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसका वर्णन किया था। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ सुनील आनंद सर और आज हम हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और आइए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से यूरोप में कई सारे कारण थे जिसके कारण वहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। उसमें से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट था, मध्यम वर्ग का जो उदय था, इसके अलावा जो लोग राष्ट्रवाद को अपनी रोमांटिसिज्म के द्वारा भी पॉपुलर कर रहे थे। लेकिन एक आर्थिक कारण जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसने कि पूंजीवादी व्यवस्था से लोगों का मन विच्छिन्न कर दिया था, जिसको उस व्यवस्था को जिसको कि वहाँ के तत्कालीन मोनार्की जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। 1823 ईस्वी जो यूरोप का था वह इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए जाना जाता है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। जो 18वीं शताब्दी का जो पहला हाफ था यानी पूर्वार्ध था, उसमें यूरोप में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी थी। बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटी टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। गाँव से लोग शहर की ओर जा रहे थे। गाँव में कोई रोज़गार नहीं था, काम नहीं था। तो और शहर की स्थिति ये थी कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, ओवर क्राउडेड स्लम्स था, लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो थे शहर में, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड इन देन ऑन द कॉन्टिनेंट। क्या था कि इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों के अपेक्षा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैला था। परिणाम ये था कि जो छोटे मोटे व्यापारी थे या प्रोड्यूसर थे शहरों के, यूरोप के अन्य देशों में, वो इंग्लैंड के से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे और बहुत कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में जो मशीन का यूज किया जा रहा था वो काफ़ी एडवांस थे, कम पैसे में बहुत सारा ज़्यादा सामान तैयार हो जाता था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। यहाँ की जो यूरोप के अन्य देशों में भी मशीनीकरण हुआ था, लेकिन वो उस अनुपात में नहीं हुआ था। तो ये लोग घर में ही, वर्कशॉप में ही छोटे मोटे मशीन पर काम करते थे और ऐसे में जो प्रोडक्शन होता था कम होता था। इन दोज रीजन्स यूरोप वर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, peasants and a struggle under the burden of the feudal dues and obligations। क्या था कि जो उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी, उस महाद्वीप को प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मूलतः छोटे घरों और कारखानों में होता था। केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत वो सारे वर्कशॉप्स होते थे। यूरोप में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी, जो फ्यूडल्स थे, जो अभी भी सत्ता में थे, जिनमें सामंत, कृषक
सामंती शुल्कों वाले और जिम्मेदारियों के बोझ तले लोग थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य अचानक बढ़ रहे थे। किसी वर्ष फसल के खराब होने के कारण शहर और गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी फैल जाती थी। In 1848 was one of the most one such year। ऐसा ही 1948 का एक साल था, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गया था, वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट लो हो गए थे। पेरिस के सड़कों पर लोग उतर आए थे क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा थी, फूड शॉर्टेज था। 1848 की बात है और जो बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप्स वाज फोर्स टू फ्ली। क्या हुआ कि सारे लोग फ्रांस के सड़कों पर, पेरिस के सड़कों पर आ गए। जो लुई फिलिप्स उस समय का राजा था, उसको मजबूर होना पड़ा वहाँ से भागने पर। यहाँ एक चित्र है, आप देख सकते हैं, ये पीजेंट्स अपराइजिंग जो हुई थी फ्रांस में 1848 को, उसी के चित्र हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गुस्से में आए हुए लोग राजा के जो गाड़ियाँ हैं, सामान है, उसकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस चित्र से आप समझ सकते हैं जो लुई फिलिप उस समय का राजा था, ऐसी परिस्थितियों को देख करके भागना पड़ा उसको। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ग्रांटेड सेपरेट टू ऑल मेल्स अबव 21 and guaranteed the right to work। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। क्या हुआ कि लोगों ने राजा के भाग जाने के बाद नेशनल असेंबली को, देश को रिपब्लिक घोषित कर दिया। सभी लोगों को जो 21 साल से ऊपर के थे, महिला को छोड़कर सबको, सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया और राइट टू वर्क यानी काम की गारंटी दी गई। नेशनल असेंबली, नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। बहुत सारे वर्कशॉप बनाए गए जहां पर लोगों को रोजगार दिया जाता था। राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। In these village with 18,000 inhabitants, कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। करीब 18,000 गाँव में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने वाले का व्यवसाय सबसे बड़ा व्यापक व्यवसाय था, सबसे बड़ा व्यवसाय था। लेकिन इसमें श्रमिकों की हालत खास्ता थी। काम करने के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने जो सामान होता था, बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। ऑन जून 4 जून at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched to in Paris up to masons of their contractor demanding higher wages। 4 जून की दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की हवेली तक पहुंच गई। वे ज़्यादातर मजदूरी की मांग कर रहे थे, यानी कम मजदूरी जो थी उसको कह रहे थे कि उसको बढ़ाने का डिमांड कर रहे थे। और उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ दी गई। ऐसे जो गरीब मजदूर थे, सामंतवादी लोगों ने इनके साथ क्या किया, उनके साथ घृणा का व्यवहार करते थे, धमकियाँ देते थे। इसके बाद यह भीड़ घरों में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी जितनी भी चीज़ें थी सबको तोड़ फोड़ दी। एक अन्य गुट जो थी वो उनके स्टोर हाउस में घुस गई और कपड़े के जो भंडार थे उसको लूट लिए, उसको तोड़ फोड़ दिया। ठेकेदार और उनके परिवार के साथ, जो ठेकेदार थे वह अपने परिवार के साथ गांव से भाग गए। हालांकि ऐसे व्यक्ति को गांव में के लोग भी शरण देने से इनकार कर रहे थे। यानी ठेकेदारों के प्रति, सामंतों के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा लोगों में आया हुआ था कि वे जब वहाँ से भागे शहर से तो उनको गांव में भी कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद 24 घंटों के बाद ही सेना
को बुलवाया गया और इसके बाद जो बुनकर थे और जो सेना था, आर्मी था, उनके बीच में क्लेश हुआ, जिसके बाद कई सारे बुनकरों को गोली मार दी गई। तो ये जो था उनका इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस के लोगों का, जो कि 1848 के रिवोल्ट का एक बड़ा कारण था। और 1848 में बुनकरों, किसानों ने, मजदूरों ने जो रिवोल्ट किया था वो उसके बारे में इस टॉपिक्स में बताया गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 ईस्वी में उदारवादियों ने भी क्रांति की थी। In parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. अब उधर जब मजदूर, बेरोजगार, किसान ये सब रिवोल्ट कर रहे थे, रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक उसी समय जो पढ़ा लिखा तबका था, जो मध्य वर्ग के लोग थे, वह भी अपराइजिंग करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। इवेंट्स ऑफ February 1948 इन फ्रांस हैड ब्राउट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। तो क्या हुआ कि फ्रांस में इन लोगों ने, जो उदारवादियों लोग थे, उन्होंने फरवरी 1848 की घटना मतलब की जो आंदोलन हुआ, जो क्रांति हुई उदारवादियों की, उस क्रांति के बाद राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और बाद में फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया, जो पुरुषों के शारीरिक मताधिकार पर आधारित था, यानी यूनिवर्सल सफरेज पर आधारित था। लेकिन एक बात बता दूं कि इस समय भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो वोट देने का अधिकार दिया गया था सिर्फ पुरुषों को ही दिया गया था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य, एम्पायर, वहाँ के भी जो मध्य वर्ग थे, मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष थे, सबने संविधानवाद की मांग की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की, और इस मांग को राष्ट्रीय एकता से जोड़ दिया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली के लोग चाहते थे और उन्होंने डिमांड किया कि एक संविधान के तहत सब काम होने चाहिए। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का, अभी हमने देखा था कि किस तरह से मजदूर, किसान वर्ग जो कम पढ़ा लिखा था या अनपढ़ लोग थे, वो जब राजा के खिलाफ थे, तो पढ़े लिखे तबका ने भी इसका लाभ उठाना चाहा और उन्होंने ये मांग कर दिया कि राष्ट्र को का एकीकरण होना चाहिए। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग भी डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, संविधानवाद का और नेशनल यूनिफिकेशन का। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for creation of a nation state on parliamentary principles of constitution। उन्होंने एक संविधान पर आधारित संसदीय लोकतंत्र का डिमांड किया। In German region, a large number of political associations whose members were middle class professional, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। क्या हुआ कि जर्मनी में जितने भी बड़े प्रोफेशनल्स थे, यानी मिडिल क्लास के जो अधिकारी वर्ग थे, जो बिजनेसमैन लोग थे, जो समृद्ध तबका था, सब फ्रैंकफर्ट में जमा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि ऑल जर्मन असेंबली के लिए वोट किया जाए। 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट के संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी।
उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र राज्य की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। देखिए क्या था, ये जो मिडिल वर्ग था ये फ़ायदा तो उठा रहा था गरीब और मजदूर वर्गों का, लेकिन ये साथ उसका नहीं लिए थे। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की का प्रयास किया। फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ उनको इन्होंने ताज राजा बनने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने जर्मन राज्य का राजा बनने से मना कर दिया। और साथ साथ जो इस घटना से डरे हुए राजा थे, जो चाहते थे मोनार्की जो बना रहे, उनके साथ वो मिल गए और उनको ही साथ दिया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव ज़्यादा था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों के मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे और अंत में सैनिकों को बुला करके असेंबली को भंग कर दिया गया। देखिए दरअसल ये जो मध्य वर्ग था ये नहीं चाहता था कि जो मजदूर किसान लोग हैं उनको अधिकार दिए जाए। फलतः जो मजदूर और कारीगर थे वह भी इनके सपोर्ट में नहीं थे। परिणाम क्या था कि इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और इस स्थिति के फ़ायदा उठा करके राजा ने क्या किया, सैनिक को बुला लिया और उस संसद को ही भंग कर दिया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट्स in which large number of women had participated actively over the years। देखिए शुरू से ही जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तब से ही भाग ले रही थी महिलाएं हर क्रांति में, लेकिन किसी भी तरह से उनको अधिकार देने के लिए पुरुष वर्ग तैयार नहीं थे। इसलिए जो एक विवादित विषय बन गया था। महिलाएं चाहती थी उनको भी वोटिंग राइट्स मिले, पुरुष चाहते थे कि नहीं ये घर के लिए है, इनको घर का ही काम करना चाहिए, नहीं अधिकार नहीं मिले। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन। जो महिलाएं थी उन्होंने अब इस बात से नारुष्ट होकर के कि उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने अपनी राजनीतिक संस्थाएं बनाई, कई सारे न्यूज़पेपर निकाले और अपने महिलाओं की मीटिंग बुलानी शुरू की और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, इसके बावजूद उनके अधिकार को डिनाई किया गया। यहाँ पर देखिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का चित्र दिया हुआ है जो सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में असेंबली जो था अभी भी तैयार नहीं था कि इसको वोट के अधिकार दिए जाए। When the Frankfurt Parliament convened in Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट शुरू हुई सेंट पॉल चर्च में, तो बस औरत को इतना ही अधिकार मिला कि वो गैलरी में खड़े होकर के, जो विजिटर गैलरी थी उसमें खड़े होकर के उसको देख सकते हैं, यानी पार्टिसिपेट करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। देखिए जो राज सत्ता के लोग थे, भले ही उन्होंने उस 1848 के जो रिवॉल्यूशन था उसको दबा दिया, उसको क्रश कर दिया, लेकिन वो भी अब ये समझ गए थे कि पुराने पद्धति से जिस तरह से वो राज करते आ रहे थे उस तरह से राजतंत्र को फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने तय किया कि जो लिबरल्स लोग हैं उनको कुछ कॉन्सेशन देना होगा और उनके जो नेशनलिस्ट डिमांड थे उनको मानने के लिए वो तैयार थे। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। अब उन्होंने जो 1815 से पहले का यूरोप था, फ्रांस था, वहाँ जो चेंजेज आए थे
उसको फिर से इन लोगों ने शुरू किया, यानी सुधारवादी कदम उठाने शुरू कर दिए। Hence, in the year 1848, the autocratic, the serfdom and bonded labor were abolished in both the Habsburg dominions and in Russia. और यही कारण था कि हब्सबर्ग और जो रूस में था भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा थी। सर्फडम मतलब भूदासत्व, जो कृषि गुलाम थे। आप लोगों को पता होगा कि जिनके पास खेत नहीं थे उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह खेतों में काम करवाया जाता था। पहले उसको भूदास कहा जाता था और सर्फडम कहा जाता था। बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूरी थी उसको समाप्त कर दिया गया। द हब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। 1867 ईस्वी में जो हब्सबर्ग हंगेरियंस थे उनको स्वायत्तता दे दी गई। तो आज हमने इस वीडियो में द एज ऑफ रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, उसके सभी पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। आज के वीडियो में हमने देखा खास करके हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट जो इकोनॉमिक काउजेज थे रिवॉल्यूशन के, और द 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो मध्य वर्ग जो उदारवादी लोग थे उनके द्वारा जो रिवॉल्यूशन किया गया था उसके बारे में हमने देखा। अगले वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली इस टॉपिक को देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस वीडियो में इतना ही।